हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए आप लोग जो पॉलिटी में मौलिक अधिकार चल रहे थे, काफ़ी दिनों के बाद उस पर वीडियो आ रहा है। ठीक है ना, तो जहाँ से आपका सिलेबस रुका हुआ था आप लोग उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मौलिक अधिकारों पर चर्चा करना मैंने शुरू की थी, तो उसी कड़ी में अपने लोग आगे बढ़ते हुए मौलिक अधिकारों पर ही बात करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है ना, मौलिक अधिकार की डेफिनेशन बताई थी, मानव अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, आपके संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, कानूनी अधिकार क्या होते हैं, इन सब मुद्दों पर बात हो गई थी। अब आज अपने लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंडामेंटल राइट। हमारे जो संविधान में भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज आप टाइटल डालेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। देखिए हम लोग विशेषताओं को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली विशेषता पढ़ेंगे, अधिकांशता मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है। क्या लिखेंगे? अधिकांश, आप मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। अधिकांश मौलिक अधिकांश मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है। निषेधात्मक की जगह पर आप नकारात्मक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही शब्द आपके ठीक हैं, आपको दोनों ही शब्द एग्जाम में आ सकते हैं। अधिकांश मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है या नकारात्मक है। देखिए अब मैंने जब इससे पहले आपको वीडियो पर बताया था कि मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने इतना ज्यादा महिमा मंडल किया, इतना ज्यादा मौलिक अधिकारों मैंने प्रशंसा की, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है। ये कैसी बात हो गई? हम कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार स्वरूप नकारात्मक है। देखिए आप जब भी दो शब्द सुनते हैं तो आपके माइंड में बस दो थॉट आते हैं। अगर आप शब्द सुनेंगे नकारात्मक, तो आपके माइंड में हमेशा वेड फीलिंग आएगी। कैसी फीलिंग आएगी? वेड फीलिंग आएगी। लेकिन जब भी आप सकारात्मक कोई शब्द सुनेंगे तो आपके माइंड में कैसी फीलिंग आएगी? गुड फीलिंग आएगी। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि आपने कांस्टेबल का एग्जाम दिया, ठीक है ना, आपने जब अपने दोस्त से पूछा कि भाई आपका रिजल्ट क्या रहा, तो उसने कहा भाई मेरा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक रहा। तो आपके माइंड में जो थॉट बनेंगे, जो न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, तो वो खुशी की लहर होगी। आप कहेंगे सकारात्मक रहा, पॉजिटिव रहा, तो आपको अच्छा महसूस होगा। आपने अपने दूसरे दोस्त को फोन किया, आपने कहा भाई आपके कांस्टेबल का रिजल्ट क्या रहा, तो उसने कह दिया भाई मेरा नेगेटिव रहा। ठीक है ना, तो ये कैसी अवधारणा हो गई? नकारात्मक। तो बैड फीलिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि लेकिन ये इन शब्दों के बारे में फीलिंग्स अलग अलग है। लेकिन अगर हम संविधान की दुनिया में आए, अगर हम राज्य व्यवस्था की दुनिया में आए, तो इन शब्दों के कई सारे मायने हो सकते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है ना, देखिए मैं दो सेंटेंस आप यहां पर लिखूंगा, फिर आप मुझे बताना। ठीक है, देखिए टाइम की बर्बादी मत करो। और दूसरा सेंटेंस है समय से पढ़ाई करो। अब ये बताइए कि ये जो दोनों मैंने सेंटेंस लिखे हैं, क्या मैंने दोनों में नेगेटिव बात कही है, पॉजिटिव बात कही है? मैंने कहा टाइम की बर्बादी मत करो, तो ये बात पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव बात है, इसमें क्या दिक्कत है? भाई ये तो सकारात्मक बात है। अब मैंने कहा समय की बर्बादी मत करो, तो ये भी पॉजिटिव बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों ही बातें कैसी पॉजिटिव हैं, सकारात्मक बातें हैं। लेकिन आप देखेंगे टाइम की बर्बादी मत करो, यहां पे क्या शब्द है? नो। क्या है? नो। यानी कि ये सेंटेंस कैसा है? ये निषेधात्मक, ये निषेधात्मक वाक्य है। तो जब वाक्य के अंदर नो नहीं का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्यों को संविधान की दुनिया में, राज्य व्यवस्था की दुनिया में निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। तो हम, आपको इस सेंटेंस समझ में आया होगा, तो इसीलिए ये कैसा निषेधात्मक वाक्य है।
ऐसे ही जब आप संविधान के फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहां पर आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। जब आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 में लिखा है सार्वजनिक स्थल पर धर्म जाति के आधार पर राज्य जो है वो किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यानी सार्वजनिक स्थल पर राज्य जो है जाति लिंग आदि के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। आप आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, राज्य के अधीन नौकरियों में राज्य जाति धर्म लिंग भेद के आधार पर कोई भी आपका विभेद नहीं करेगा। ठीक है ना। आप आर्टिकल 17 पढ़ेंगे, राज्य जो है अस्पृश्यता नहीं करेगा। आप आर्टिकल 18 पढ़ेंगे, राज्य जो है किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। तो देखो जहां तक सब में शब्द कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसीलिए मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है, वो नकारात्मक है। ठीक है। अब आपको याद रहेगा मैंने समझाया कि कैसे मौलिक अधिकार का स्वरूप निषेधात्मक है। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक इसको चाहे तो आप नोट कर लेना, चाहे तो इसको रफ कर लेना, ऐसे समझ में आएगा। आप सारी चीजें नोट कर लिया कीजिए। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित। ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट है फंडामेंटल राइट के बारे में पार्ट 3 में बताया गया है। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है। अब बताइए क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो पहला तो बिल्कुल सही है, पार्ट 3 में है। लेकिन मौलिक अधिकारों का स्वरूप अधिकांशता कैसा निषेधात्मक है। तो यही मैंने बताया, अगर इस टाइप का कोई वर्ड आ जाए, अगर पहले आपने पढ़ा होता तो आप गलत कर देते। आप कहेंगे मौलिक अधिकार निषेधात्मक नकारात्मक कैसे हो सकते हैं, ये तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा के लिए, हमारी नागरिकों को सकारात्मक सोच देने के लिए हमारे संविधान में रखे गए हैं। तो मैंने बताया किस तरीके से उनका स्वरूप निषेधात्मक है। तो पहली विशेषता आई थिंक आपको सही से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी विशेषता पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष, निरपेक्ष में आप यहां पे शब्द लिख दीजिए एब्सोलूट। अधिकांश मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। ठीक है। तो वो असीमित या निरपेक्ष नहीं है। देखो असीमित या निरपेक्ष का मतलब ये है कि आपको जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ हर एक मौलिक अधिकार पर कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा राज्य के द्वारा पाबंदी लगाई गई, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ये नहीं कि आपको मौलिक अधिकार दे दिए तो आप उसका दुरुपयोग करें। मौलिक अधिकार आपके सदुपयोग के लिए दिए गए हैं, आपके सदुपयोग के लिए, ताकि आप सारे अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में रहते हुए बेहतर तरीके से अपने जीवन यापन को कर पाए। ठीक है ना। सरकार निरंकुश ना हो, इस वजह से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग आप ना कर पाए। जैसे कि आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब आप अपनी बात रख सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में हम सरकार ने अगर कोई योजना परियोजना निकाली है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से। ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि आप किसी भी नेता को, किसी भी संवैधानिक पद को आप बुरा भला कहें, आप गलत अपनी बात अपनी भाषा का आप गलत तरीके से प्रयोग करें। ठीक है ना। आप गाली गलौज करें। तो आपको बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता कैसी है कि आप सही भाषा का प्रयोग करते संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज कराएं। आप किसी को गाली गलौज देंगे, ये सब करेंगे तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इस पर आप पर सरकार एक्शन लेगी। ठीक है ना। आप क्राइम करेंगे, आपको सजा होगी। तो वही बात की जा रही है, मौलिक अधिकार जो है उनका स्वरूप जो है वो कैसा है, असीमित या निरपेक्ष नहीं है। आप मौलिक अधिकारों के आड़ में आप कोई दुरुपयोग ना करें। ठीक है ना। इस वजह से ये विशेषता संविधान के अंदर रखी गई। बहुत सारे अधिकार हैं जिन पर सब पे पाबंदियां लगी हुई हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। कैसे हैं? परिवर्तनीय है।
परिवर्तनीय और कहीं कहीं पर आपको शब्द एक मिलेगा बाध्य योग्य। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय या बाध्य योग्य है, ठीक है ना। देखो इसका क्या मतलब, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय बाध्य योग्य का मतलब ये है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों को हनन किया जाता है, आपके मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, ठीक है ना, सरकार निरंकुश हो जाए, सरकार मनमानी करने लगे, सरकार कहने लगे, सरकार ने भी कांस्टेबल की भर्ती निकाली है, सरकार कह दे कि हम उसमें जो है इस कैटेगरी के बच्चों से इतनी फीस लेंगे, इस मतलब सरकार फीस तो कम करती है लेकिन कह दें कि हम इस कैटेगरी बच्चों को फॉर्म ही नहीं अप्लाई करने देंगे, ठीक है ना। जाति के आधार पर सरकार कोई विभेद करे, धर्म के आधार पर कोई विभेद करे या क्षेत्र के आधार पर कोई विभेद करे तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, ठीक है ना। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो मौलिक अधिकारों के हनन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत कहा जा सकते हैं हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय मतलब सुप्रीम कोर्ट से लागू करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहकर मौलिक अधिकारों की शिकायत कर सकते हैं अगर सरकार छीन रही है। बाध्य योग्य है यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित आप मुकदमा दायर कर सकते हैं सर, ठीक है, अगर सरकार मौलिक अधिकार छीन रही है आपसे, इसलिए मौलिक अधिकार कैसे परिवर्तनीय और बाध्य योग्य हैं, ठीक है। चलिए चौथी, मौलिक अधिकार को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फंडामेंटल राइट। अधिकांश मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अधिकांश मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। क्या लिखेंगे, अधिकांश मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। देखिए ये कैसे, इसको बारे में समझते हैं। ऊपर वाला मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। देखिए ये तो है भारतीय नागरिक इधर, ओके, और इधर है आपके एक साइड में भारतीय नागरिक प्लस विदेशी, दोनों, ठीक है ना। देखिए अब देखिए जो भारतीय नागरिकों को बात करें, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये किसको प्राप्त है, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है ना। 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है ना। अब देखो कैसे, आर्टिकल 15 की अगर बात करें, आर्टिकल 15 में दे रखा है कोई भी सार्वजनिक स्थल पर उस पर धर्म, जाति, लिंग भेद आदि के आधार पर सरकार जो है कोई सी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगी, ठीक है ना। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर लिंग, जाति, ठीक है ना, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर सरकार जो है किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगी। लेकिन ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ये विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं है। देख आप कभी घूमने जाएं, ठीक है ना, ताजमहल, तो जो भारतीय नागरिक जब घूमने जाएगा, जब वो टिकट लेगा तो उसकी टिकट की कीमत काफी कम होगी। आपकी टिकट की कीमत 50 रुपए हो सकती है, बहुत ज्यादा 100 रुपए हो सकती है, ठीक है ना। अब कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे विकलांग हो, ठीक है ना, सबके लिए क्या है, रेट बिल्कुल फिक्स है। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई विभेद नहीं कर रही है सरकार। लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति जाएगा तो विदेशी व्यक्तियों के लिए टिकट का खर्च ताजमहल देखने के लिए 500 रुपए है। तो विदेशी व्यक्ति
को वहां पर 500 रुपए देने पड़ रहे हैं, आपको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, सरकार यहाँ पर विभेद कर रही है, ठीक है ना। लेकिन भारतीय नागरिकों के साथ नहीं, विदेशी नागरिकों के साथ, ठीक है ना। समझ में आया। आप आर्टिकल 16 की बात करें, सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर सरकार किसी भी प्रकार कोई विभेद नहीं करेगी। यानी आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, आपको कोई भी अगर फॉर्म निकला है, आप उसके लिए एलिजिबल है, तो आपको फॉर्म भरने की पूरी स्वतंत्रता है, सरकार आपको रोक नहीं सकती। लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति अगर चाहे कि भी कांस्टेबल की भर्ती निकली है, एसआई की भर्ती निकली है, हम भी फॉर्म भर दें, तो सरकार ने वो अलाउ नहीं किया है हमारे संविधान में। विदेशी व्यक्तियों को सारे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप 29 पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताता जाऊंगा। अब देखिए कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, ये पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। देखिए आर्टिकल 21 और आपका 25। अब देखिए आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार की बात की गई, राइट टू लाइफ, ठीक है ना। अब ये थोड़ा ना है कि आपने कोई विदेशी व्यक्ति आया और आपको गुस्सा आ गया, उस टाइम अंग्रेजों इन्होंने हम पे शासन किया था, अब हम इनको मारेंगे, आप ताजमहल देखने गए, आपके छुरा भोंक दिया या आपने उसका गला घोट दिया। अब आप कहेंगे मैंने तो भारतीय नागरिक को तो मारा नहीं, तो मेरे पर तो मुकदमा चलेगा नहीं मर्डर का, मेरे तो विदेशी व्यक्ति को मारा है। तो ऐसा नहीं है, जीवन एक अमूल्य वस्तु है, चाहे वो विदेशी की हो चाहे वो भारतीय नागरिक की हो। जैसे अगर आप किसी भारतीय नागरिक की हत्या करेंगे, कोई क्राइम करेंगे, ठीक है ना, तो जो हत्या का मुकदमा भारतीय नागरिक के जो मुकदमा भारत के नागरिक की हत्या करने पर चलेगा, वही मुकदमा आप किसी विदेशी व्यक्ति की हत्या करेंगे तो वही मुकदमा आप पर चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बात जीवन की है, लाइफ की है। तो ये दोनों को अधिकार प्राप्त है, विदेशी नागरिक को भी और भारत के नागरिक को भी, विदेशी व्यक्ति को भी और भारत के नागरिक को भी। आर्टिकल 25 आप देखेंगे, आर्टिकल 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। अब धर्म की स्वतंत्रता है, अब कोई विदेशी व्यक्ति आया, क्या वो अपने हिसाब से जो उसकी पूजा अर्चना होता है, जो उसके क्रियाकलाप होते हैं, क्या आप उसको रोकेंगे? हम क्यों रोकेंगे? कोई व्यक्ति यहाँ पर घूमने आया है तो वो अपने हिसाब से अपना क्रियाकलाप कर सकता है, धार्मिक कर्मकांड कर सकता है, हम उसे क्यों रोकें, ठीक है ना। तो ये दोनों जो फंडामेंटल राइट है वो भारतीय नागरिक प्लस विदेशी व्यक्ति दोनों को प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए आपकी एक विशेषता और रह गई है, ये आपकी 5वीं थी, ये 4थी थी आपकी। आप देखिए 5वीं देखिए, अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट राज्य व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। ठीक है ना, अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार फंडामेंटल राज्य व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। ये देखो राज्य क्या होता है, राज्य को अभी इसके बाद अपन लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं, अभी आप इतना समझ लीजिए। राज्य का मतलब होता है जितना भी सरकारी तंत्र होता है, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है ना, मुख्य आपके जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी एमएलए होते हैं, जितने भी एमपी होते हैं, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, आपका प्रधान हो गया, आपका सचिव हो गया, ये सब क्या है, सब राज्य है, ठीक है। अब देखो कुछ मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध, अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार राज्य व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। जैसे कि राज्य के विरुद्ध देखिए, और इधर लिखिए आप राज्य प्लस निजी व्यक्ति दोनों के, राज्य प्लस निजी व्यक्ति। देखिए आप आर्टिकल 15 देखिए, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं यहाँ पर 15, 16, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे एक आर्टिकल है आर्टिकल 17। देखिए आर्टिकल 15 कहता है कि आप जो है कोई भी सरकारी स्थल है या सार्वजनिक स्थल है, वहां पर राज्य जो है धर्म, जाति, लिंग भेद आदि के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। सरकार के द्वारा बनाया गया कोई पार्क है, आप वहां पर जाएंगे तो आपसे कोई विभेद नहीं होगा। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो,
किसी भी लिंग के हों, ठीक है ना। अगर कोई सरकारी नल लगा है तो वहां पर आपसे कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपना पार्क बनाया है और आपको सरकारी पार्क में घूमने में मजा नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति ने अपना घर खरीदा, पार्क बनाया बढ़िया से, अब आप वहां भी घुस रहे हैं जबरदस्ती, जबकि वहां पर एक चौकीदार लगा है, वो मना कर रहा है। आप कह नहीं, हमें तो फंडामेंटल राइट है, हमने तो पढ़ा है। लेकिन भाई वो निजी आर्टिकल 15 निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, केवल राज्य के विरुद्ध आपको फंडामेंटल राइट प्राप्त है। वो पार्क जो किसी व्यक्ति ने बनाया है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो राज्य की प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो आपको मना कर सकता है और आप नहीं जा सकते अगर उसने मना कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही आर्टिकल 16, अगर राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नौकरी निकली है तो उसमें कोई विभेद नहीं होगा, धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे। सभी को फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप योग्य हैं उस नौकरी के लिए, ठीक है ना। लेकिन किसी कंपनी ने नौकरी निकाली, ठीक है ना, और उसने कह दिया हम केवल जनरल कैटेगरी के लोगों को लेंगे, हम केवल ओबीसी कैटेगरी के लोगों को लेंगे, ठीक है ना, या हम इस क्षेत्र के लोगों को लेंगे, हम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र को लोगों को लेंगे, हम यूपी के क्षेत्रों को लोगों को नौकरी पर नहीं रखेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट इंडिविजुअल है। तो वो अगर वो इस आधार पर नौकरी निकाल रहा है, नौकरी को फिल कर रहा है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कोई केस नहीं कर सकते केस में, क्योंकि वो आर्टिकल 16 केवल आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। लेकिन अब जब आप आएंगे राज्य प्लस निजी व्यक्ति, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्य प्लस निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, तो वो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता मतलब आप छुआछूत, अब छुआछूत राज्य तो करेगा ही नहीं, चाहे जितने भी सार्वजनिक स्थल हो, कोई भी चीज हो, चाहे सरकारी गाड़ी हो, सरकारी बस हो, सरकारी ट्रेन हो, एयरलाइंस हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी पार्क हो, कोई भी हो, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अनटचेबिलिटी होगी नहीं, किसी भी प्रकार की छुआछूत होगी ही नहीं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से लिफ्ट मांग रहे हैं तो वो आपको साधारणतः मना कर सकता है, उसमें कोई क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एक खास कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और उसने आपकी उस कैटेगरी को अपमानजनक तरीके से आपको मना किया, आपको कैटेगरी को लेकर आपको मना किया, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, तब वो उसने छुआछूत कर दी, तब आप उस पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। क्योंकि उसने क्या किया, उसने आपको अपमानित किया छुआछूत के आधार पर। कोई नल लगा है सरकारी नल, तो वहां पर तो कोई विभेद होगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई नल लगा है और वो आपको अगर डायरेक्ट मना करे, कोई छुआछूत अनटचेबिलिटी ना करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आपको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, आपका अपमान करते हुए, आपकी जाति के आधार पर आपको अपमानित कर रहा है और आपके पास एविडेंस है, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल भी क्या होगा, दोषी होगा। उसने भी आर्टिकल 17 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। उसके खिलाफ आप वाद जारी कर सकते, वाद आप डाल सकते हैं न्यायालय के अंदर, सत्र न्यायालय के अंदर, ठीक है ना। तो ये मौलिक अधिकारों की विशेषताएं थी जो आपने समझी, ठीक है ना। सबसे पहली विशेषता हमने क्या समझी, मौलिक अधिकार जो है वो कैसे हैं, मौलिक अधिकार जो है, अधिकांश मौलिक अधिकार कैसे हैं, निषेधात्मक हैं, या ठीक है ना, इसको समझा। फिर हमने समझा मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। फिर हमने क्या समझा, मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार आप उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज, मतलब उनको लागू करा सकते हैं। फिर हमने समझा कि कुछ मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक प्लस विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ अधिकांशतः मौलिक अधिकार जो है वो आपके राज्य के विरुद्ध आपको प्राप्त है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं, ठीक है ना। तो ये सारी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं फिर से समझा सकता हूँ। अगर आपको अगर आपको कुछ कहना हो, ठीक है ना, कोई बात कहनी, तब भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।